चारकोल स्टिक है। चारकोल स्टिक जली हुई लकड़ी से बनता है। रूमी कलम का संबंध किस शहर से था? रूमी कलम का संबंध था लखनऊ से। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं रूमी कलम का। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही उत्तरी भारत में चित्रकला के पतन के चिन्ह दिखाई देने लगे थे। कुछ व्यावसायिक चित्रकार चित्रों को राजमहलों में बेचते थे। इस समय लखनऊ में रूमी कलम के नाम से एक चित्र शैली का विकास हुआ था। इस शैली ने प्राचीन मान्यताओं में विशेषता उत्पन्न की और साथ ही साथ यूरोपीय कला शैली के साथ समन्वय स्थापित किए। मूर्तिकला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है। मूर्तिकला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला संस्थान कला मीन्स इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉलेशन आर्ट। इंस्टॉलेशन आर्ट संस्थापन कला मूर्तिकला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है। इसकी शुरुआत यूरोप में दादा कला आंदोलन के दिनों से हुई। दादाइज्म आर्ट मूवमेंट ज्यूरिच में स्टार्ट हुआ था 1916 में। और बेसिकली यहाँ फर्स्टली इंस्टॉलेशन और एंटी आर्ट प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आर्टिस्ट का नाम था मार्शल ड्यूशा ने यहाँ पे इंस्टॉलेशन क्रिएट किया। तो एक्चुअल जो एग्जिबिट एरिया कहा जाएगा वो दादाइज्म आर्ट मूवमेंट को ही कहा जाएगा। इंस्टॉलेशन बेसिकली एक आर्ट होता है जो कहीं पे इंस्टॉल किया जाए, लाइक गैलरी में कर सकते हैं या फिर कोई 4 वे किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी किया जा सकता है, उसे इंस्टॉलेशन कहते हैं। विथ मटेरियल लाइक स्कल्पटर का ही एक पार्ट है, मल्टी मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है किसी दीर्घा या अन्य स्थान पर जब चित्रों मूर्तिशिल्प आदि को खास तरह से रखा जाता है तो मोटे अर्थों में यह संस्थापन कहते हैं इसे। मूर्तिकला से ही उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है। सेम क्वेश्चन है। संस्थापन कला मीन्स इंस्टॉलेशन। त्रिआयामी ठोस आकृतियों को जो अपनी सतह से ऊपर उभरी है या नीचे धसी है क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल पूछा जा रहा है तो उसे रिलीफ कहते हैं। रिलीफ का डिफिनेशन है रिलीफ द्विआयामी सचित्र कला एवं त्रिआयामी मूर्तिकला का एक संयोजन है। इस प्रकार रिलीफ एक पृष्ठभूमि की सतह पर निर्भर होती है। एक मूर्ति की सतह रिलीफ भी चित्र त्रिआयामी डिग्री होती है। लाइक संरचनावाद सर्वोच्चवाद के समान ज्यामितीय किंतु मूर्तिकला के समान त्रिमिति युक्त रचना से संबंधित है। द्विमितीय मीन्स 2 डायमेंशनल। द्विआयामी या द्विमितीय 2 डायमेंशनल कहते हैं। 2D तल पर त्रिमितीय मीन्स 2D सरफेस पर 3D देने के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा पर्सपेक्टिव और लाइट एंड शेड मीन्स परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश का सबसे ज़्यादा नीड होता है इस तरह का इफेक्ट देने के लिए। इनमें से त्रिआयामी कला कौन सी है? 3 डायमेंशनल आर्ट स्कल्प्टर है मूर्तिकला। अब पेंटिंग है 2D 2 डायमेंशनल आर्ट। निम्नलिखित में से त्रिआयामी कला कौन सी है? 3 डायमेंशनल आर्ट मूर्तिकला है। निम्न में से एक त्रिआयामी कला है। त्रिआयामी 3 डायमेंशनल मूर्तिकला। त्रिआयामी चित्रण में होता है। त्रिआयामी चित्रण में क्या होता है?
थ्री डायमेंशनल जब कोई स्कल्पचर देखें उसे हम चारों तरफ घूम के देख सकते हैं, फ्रंट व्यू बैक सब कुछ दिखेगा, तो उसे बोलते हैं लंबाई, चौड़ाई और गहराई। सो बी इज राइट, लंबाई चौड़ाई और गहराई देख सकते हैं त्रिआयामी में। त्रिआयामी आकार में होती है, त्रिआयामी किस आकार में होती है? मोटाई, लंबाई, चौड़ाई। सो राइट आंसर इज डी, सभी आकार में होती है। द्विआयामी चित्रभूमि पर त्रिआयामी निरूपण किया जा सकता है, किसके थ्रू? असत्य। पूछा जा रहा है यह बात सत्य है, लाइक टू डायमेंशनल सरफेस पर थ्री डायमेंशनल का क्रिएशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। 2D में पर्सपेक्टिव के थ्रू भ्रम पैदा किया जा सकता है, लेकिन थ्री डायमेंशनल नहीं क्रिएट किया जा सकता है। सो राइट आंसर इज बी। जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश मीन्स लाइट एंड शेड के माध्यम से यथार्थ व ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे त्रिआयामी चित्रण कहते हैं, थ्री डायमेंशनल पेंटिंग। टेम्परा टेक्निक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? टेम्परा टेक्निक में बेसिकली मीडियम पूछा जा रहा है, किस मीडियम का यूज होता है? एक्रेलिक कलर्स। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। चित्र बनाते समय तैल रंगों में तैल और जटिल द्रव्य व मोम पदार्थ के मिश्रण से युक्त द्रव माध्यम का प्रयोग टेम्परा कहलाता है। अर्थात टेम्परा टेक्निक में एक्रेलिक रंग का यूज किया जाता है। देखिए टेम्परा बेसिकली जो टेक्निक होता है उसमें एग यॉक का यूज करते हैं, अंडे की जर्दी जिसे एल्बियम बोलते हैं, अंडे की जर्दी के साथ ग्लू, ग्लिसरीन, मिनरल्स कलर्स में अच्छे से ऐड करते हैं। उसमें गोंद भी होता है, ग्लिसरीन भी, और अलसी का तेल। और उसका टेक्निक जो तरीका वो अपारदर्शी पेंटिंग बनता है, मीन्स ओपैक टेक्निक में टेम्परा कलर्स के थ्रू। टेम्परा रंग विधि का प्रयोग होता है। टेम्परा रंग विधि का प्रयोग अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी मीन्स ओपैक। ओपैक टेक्निक में टेम्परा कलर्स होते हैं। अंडे को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। अंडे को माध्यम के रूप में टेम्परा टेक्निक में प्रयोग किया जाता है। टेम्परा पेंटिंग किस पदार्थ से संबंधित है? टेम्परा पेंटिंग एल्बियम कहते हैं, एल्बियम कह लें या फिर बंधक बाइंडर, जस्ट बिकॉज उसमें एग यॉक, ग्लू, ग्लिसरीन ये सारे मटेरियल को ऐड किया जाता है। एक्रेलिक रंग का योग्यता है, एक्रेलिक रंग की योग्यता कैसी है? देर से सूखना, जल्दी से सूखना, तो जल्दी, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है एक्रेलिक कलर, लाइक सूख जाता है। एक्रेलिक कलर का भारत में पहली बार स्टार्टिंग किए हैं 1950 में सतीश गुजराल ने पहली बार यूज किए हैं। गैसों चित्रभूमि पर किस विधा में चित्रण किया जाता है? गैसों का यूज किया जाता है टेम्परा टेक्निक में। गैसों का डिफिनेशन है, डिस्क्रिप्शन, लाइक गैसों चित्रभूमि पर टेम्परा माध्यम में चित्रण किया जाता है। बाजार में बनाया गैसों दो रूपों लाइक लिक्विड और पाउडर में मिलता है, लिक्विड में भी मिलता है और पाउडर में भी, जिसमें पानी तथा कैसीन आदि से मिश्रित किया जाता है। एक एक्रेलिक गैसों भी होता है, वह टेम्परा चित्रण के लिए प्रयुक्त नहीं है। गैसों की एक दो परत धरातल के पीछे की ओर भी की जाती हैं।
जो उसे ऐंठन से रोकती हैं। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन सी कला समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? भौतिक आवश्यकताओं की वो करता है उपयोगी कला। देखिए, 2 पार्ट्स हैं, एक है ललित कला और दूसरा है उपयोगी कला। उपयोगी कला, ललित कला बोलते हैं फाइन आर्ट्स को, और उपयोगी कला यूजफुल आर्ट। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से समझ ले, यूजफुल आर्ट लाइक कारपेट भदोई का फेमस है, या फिर बनारस की साड़ियाँ, जो ऐसा मटेरियल जो आर्टिस्ट लाइक डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ कर रहे हो अपने घरों में, लाइक वॉच हो गया, ड्रेसेस हो गए, भौतिक फिजिकल नीड के लिए सोसाइटी में यूज़ करते हैं, उसे उपयोगी कला कहते हैं। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेम क्वेश्चन है, उपयोगी कला। नेक्स्ट है, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या है? रेखा। चित्र के कितने तत्व माने गए हैं? चित्र के टोटल 6 तत्व माने गए हैं। वो तत्व कौन कौन से हैं देख लेते हैं। लाइन, कलर, टेक्सचर, शेप, स्पेस एंड फॉर्म। टोटल 6 हैं। देखिए, फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, जिसे बोलते हैं तत्वों के सिद्धांत, और सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, जिसे बोलते हैं संयोजन का सिद्धांत। ये रूल्स जो होते हैं, बेसिकली जब आर्टिस्ट पेंटिंग कर रहे होते हैं तो इन रूल्स को फॉलो करना होता है। कला के मूल तत्व कितने हैं? तो मूल तत्व कला के टोटल 6 हैं, 6। ये सब किसके हिस्से हैं? लाइक रेखा, रंग, रूप और पोत। लाइन, कलर, टेक्सचर, शेप, स्पेस, फॉर्म, ये सारे कला के तत्व हैं। अब दूसरा है कला के सिद्धांत, ये संयोजन के सिद्धांत, माइनस कर दीजिए इसको, यहाँ संयोजन लिख दीजिए। संयोजन के सिद्धांत कौन कौन से? यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, एम्फेसिस, रिद्म, प्रोपोर्शन। ये भी टोटल 6 हैं। उसके बाद सडांग, सडांग भी 6 हैं। रूपा भेदानी, प्रमाण भाव, लावण्य, योजनम, सादृश्यम एंड वर्णिका भंग। नेक्स्ट है रस, रसा 9 होते हैं, लेकिन नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 8 रस का जिक्र किया। 9वां रस शांत रस है, जिसका खोज अभिनव गुप्त ने किए हैं, और 9वां रस जो है उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ में। आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत सचेत है। संचेत है किसके प्रति? आधुनिक चित्रकार मीन्स मॉडर्न आर्टिस्ट। सो राइट आंसर हो जाएगा डी, पोत। पोत बेसिकली टेक्सचर को बोलते हैं, टेक्सचर। टेक्सचर के भी देखिए 2 पार्ट्स होते हैं, लाइक एक होता है प्राप्तिक, जिसे क्रिएशन बोलते हैं, दूसरा नेचुरल, अनुकृत कह लें, अनुकृत लाइक इमिटेशन। लेकिन आर्टिस्ट, कुछ विद्वानों ने टेक्सचर को 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन किया है। प्राप्तिक, वो 3 डिवाइडेशन है, प्राप्तिक, अनुकृत, और नेचुरल, लाइक नेचुरल हो गया प्राप्तिक, अनुकृत, और तीसरा है सृजित, सृजित। ये 3 डिवाइडेशन कुछ विद्वानों के अकॉर्डिंग है, लेकिन वैसे टेक्सचर के 2 पार्ट्स बताए गए हैं, एक नेचुरल, दूसरा इमिटेशन, कॉपी। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा, तीनों ही ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट करना होगा। चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा। चित्रकला के तत्वों में पोत का विशेष महत्व है, अतः चित्रकार को इस प्रयोग में विशेष दक्षता प्राप्त करना अनिवार्य है। एकमात्र दृष्टिगत न होकर कलाकार की अनुभूतियों को साथ बांधकर चलती है। इसलिए चित्रकार समूचे धरातल
की अनुभूति को पोत का निर्माण करके अभिव्यक्ति करता है। अतः आधुनिक चित्रकार पोत में टेक्सचर के प्रति बहुत संचेत हैं। पोत से आप क्या अनुभव कर सकते हैं? पोत बेसिकली लाइक हमारा जो स्किन होता है, स्किन का डिफरेंट टेक्सचर होता है। किसी कॉटन को टच कीजिए, उसका डिफरेंट टेक्सचर होता है। बुक का डिफरेंट टेक्सचर होता है, स्मूथ होता है, हार्ड होता है। किसी स्टोन को टच करिए, उसका टेक्सचर जो नेचुरल टेक्सचर होता है वो रब होता है। तो ये जो पोत होता है बेसिकली टेक्सचर होता है। तो आप एज्यूम कीजिएगा जो भी चीज़ें देखेंगे सबके डिफरेंट टेक्सचर होंगे। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है पोत से आप क्या समझते हैं, क्या अनुभव करते हैं? तो स्पर्श ज्ञान, क्योंकि हमारे 5 सेंसेस के थ्रू ही तो हम टेक्सचर को लाइक एज्यूम करेंगे कि इसका कैसा टेक्सचर है। अगर आइज भी क्लोज्ड हो फिर भी टच करके सेंसेस ऑर्गन्स के थ्रू बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हार्ड हैं, कौन से स्मूथ है, कौन सी रफ है, उसे ही टेक्सचर कहते हैं। अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? अंतराल को भूमि बंधन कहा गया है सम्रांगण सूत्रधार में। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं राजा भोज। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान कहा गया है अंतराल को, और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक हैं मार्कंडे मुनि। और एक थर्ड इम्पॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन में आ जाए लाइक अभिलाषितार चिंतामणि, तो अभिलाषितार चिंतामणि सोमेश्वर का है। उसमें स्थान को स्थान निरुपेक्ष कहा गया है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अंतराल को सम्रांगण सूत्रधार में, भूमि बंधन अभिलाषितार चिंतामणि में स्थान निरुपेक्ष तथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान की संज्ञा दी गई है। अब अभिलाषितार चिंतामणि में अंतराल को क्या कहा गया है? अंतराल को कहा गया स्थान निरुपेक्ष। अभिलाषितार चिंतामणि के लेखक हैं सोमेश्वर। मुलायम, कठोर, चिकना, रूखा, अपरिष्कृत किसके उदाहरण हैं? ये सारे टेक्सचर के उदाहरण हैं। लाइक जब टेक्सचर के थ्रू कोई चीज़ सॉफ्ट होता है, कुछ हार्ड होता है, कुछ बिल्कुल स्मूथ होता है, कुछ ड्राई होता है, रूखा सूखा रब, तो ये सारा क्रिएशन टेक्सचर के अकॉर्डिंग हम फील कर सकते हैं। कला का वह कौन सा तत्व है जिससे किसी चित्र में धरातल के गुण की अनुभूति होती है? पोर टेक्सचर के थ्रू। डिस्क्रिप्शन है किसी वस्तु के धरातल की विशेषता को पोत कहते हैं। प्रकृति में मौजूद प्रत्येक पदार्थ का अपना अलग अलग गुण होता है। पोत के कारण ही हम किसी धरातल के गुण को चित्र में जान पाते हैं। चित्रकार कपड़ा कागज उसके साथ ही साथ लाइक ताड़पत्र हो गया आदि भिन्न भिन्न माध्यमों में चित्रण करता है। प्रत्येक माध्यम अपना अलग प्रभाव छोड़ता है। पोत आंखों से एक प्रभाव डालता है। हम आइज के थ्रू ही टेक्सचर का पता लगा सकते हैं और सेंसेस के थ्रू टच करके। किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने से उसकी सतह के बारे में जो अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं पोत, मीन्स टेक्सचर कहते हैं। किसी वस्तु को स्पर्श करने में देखने, सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर भी, सो राइट आंसर डी हो जाएगा। किसी वस्तु के स्पर्श से हुए विशिष्ट अनुभव हैं। विशिष्ट अनुभव पोत टेक्सचर। धरातल की बुनावट को कहते हैं। धरातल का जो बुनावट है उसे बोलते हैं पोत टेक्सचर। पोत का क्या अर्थ होता है? पोत का अर्थ होता है
तल का गुण। निम्न में से कौन सा अभिकथन सही है? सो राइट आंसर इज बी, रेखांकन चित्रकला का व्याख्या है, सॉरी व्याकरण है। डिस्क्रिप्शन है रेखांकन की। रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है। कला समीक्षक इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि लिपि से भी पहले रेखांकन, क्योंकि जो लिपि आई है उससे भी पहले केव्स वगैरह में रेखांकन आड़ी तिरछी रेखाओं द्वारा यथार्थवादी और परंपरावादी चित्र बनते थे। कल्पना के सहारे ही बिना चित्रकार के रंग और उसके आकार रचना प्रक्रिया को जन्म नहीं दे सकते। जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं अनुरकन। डिस्क्रिप्शन है, जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रेंडरिंग कहते हैं। ठीक, यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें दृश्य अथवा वस्तु का सादृश्य के आधार पर चित्रण होता है, सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग। अनुरकन को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में रेंडरिंग कहते हैं। अंतराल क्या है? कलाकार का कार्यकक्ष अंतराल कहलाता है। अंतराल में गहराई दर्शाने पर यह प्रदर्शित होता है। अंतराल में गहराई दर्शाने के लिए पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य का यूज करते हैं। परिप्रेक्ष्य देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लाइनर और दूसरा होता है एरियल। लाइनर हम कलर्स के थ्रू लाइंस के थ्रू डिपिक्ट कर सकते हैं और एरियल वायवीय परिप्रेक्ष्य कलर्स के थ्रू डिपिक्ट करते हैं। चित्र की लंबाई व चौड़ाई के विस्तार को कहते हैं। लंबाई और चौड़ाई का विस्तार पेंटिंग का क्या कहलाता है? लंबाई और चौड़ाई के विस्तार को अंतराल कहते हैं। लाइक इस तरह से। डिस्क्रिप्शन है, जिस धरातल अथवा भूमि पर चित्र रचना की जाती है उसका विस्तार दो दिशाओं लाइक लंबाई और चौड़ाई में होता है। इस पर आकृतियां अंकित करते समय चित्रकार आकृतियों की लंबाई व चौड़ाई आदि का ही विचार करता है। इस लंबाई व चौड़ाई का विस्तार को अंतराल कहते हैं। लंबाई और चौड़ाई में फैले अंतराल को कहते हैं। लंबाई और चौड़ाई में फैले अंतराल को कहते हैं द्विआयामी, मीन्स 2 डायमेंशनल। वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? किसी सपाट स्थान पर पेंटिंग्स की जाती हैं उसे अंतराल ही कहते हैं। वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे भी अंतराल कहते हैं। ईरानी चित्रों में प्रायः रंग लगाए जाते हैं। ईरानी पेंटिंग्स में प्रायः सपाट कलर्स रंग लगाते। ईरानी चित्रों में प्रायः सपाट रंग। ईरानी चित्रकार छाया प्रकाश का यूज नहीं करते थे। ध्यान रखिएगा, लाइट एंड शेड का यूज नहीं करते थे। कंपनी स्कूल में सबसे ज़्यादा लाइट शेड का यूज हुआ है काफ़ी अच्छे से, और यहाँ सपाट रेखांकन का प्रयोग करते थे। रेखांकन के लिए काफ़ी फेमस रहा है ईरानी शैली। ईरानी शैली का एक विशेषता है, ईरानी शैली की एक विशेषता क्या रही है? रेखाएं। ईरानी शैली रेखाओं पर आधारित है। इस शैली में रेखाएं सपाट और कोण युक्त होती थीं, जिनसे असुरक्षा, अस्पष्टता, व्याकुलता, संघर्ष एवं आघात का भाव दृष्टिगोचर होते हैं। ईरानी शैली को हिरास शैली भी कहते थे।
यह शैली बाबर बाबर एवं हुमायूं के काल से भारत में विकसित हुई। खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है। बाइंडर खनिज रंग में मिला होता है। कौन सा बाइंडर मिला होता है? सो राइट आंसर इज सी, प्राकृतिक ग्लू। नेचुरल ग्लू का यूज करते हैं खनिज रंगों में, मिनरल्स कलर में। डिस्क्रिप्शन है, खनिज रंगों में प्राकृतिक ग्लू का बाइंडर मिला होता है। प्राकृतिक ग्लू गौण प्रयोग पेंटिंगों को आपस में जोड़ने के लिए, प्रतिवर्ती रंगों को बनाने के लिए किया जाता है। टारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है। टर्पेंटाइन टर्पेंटाइन ऑयल का यूज किया जाता है। और क्यों किया जाता है ऑयल कलर में, ये बताना है क्वेश्चन में, ये कह रहा है। सो राइट आंसर इज सी, रंग को पतला करने के लिए। टर्पेंटाइन ऑयल का डिस्क्रिप्शन है, टर्पेंटाइन तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में रंगों को पतला करने के लिए किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ऑयल पेंटिंग 3 चीजों का मिश्रण होता है, लाइक पिगमेंट, बाइंडर और थिनर। पिगमेंट के रूप में रेड आयरन ऑक्साइड का प्रयोग होता है। बाइंडर के रूप में लिंसीड ऑयल मीन्स अलसी के तेल का प्रयोग होता है। थिनर के रूप में टर्पेंटाइन ऑयल मीन्स तारपीन के तेल का यूज होता है। थिनर के रूप में स्प्रिट का भी प्रयोग होता है। स्प्रिट एक पेट्रोलियम उत्पादक होता है, जबकि तारपीन पाइन विच से प्राप्त होता है। ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। ऑयल कलर में बाइंडर की तरह यूज करते हैं लिंसीड ऑयल को, अलसी का तेल। तैल चित्रण का माध्यम कौन सा है? ऑयल कलर का माध्यम बताना है कौन सा है, तो वो है टर्पेंटाइन ऑयल मीन्स अलसी का तेल। डिस्क्रिप्शन है, तैल चित्रण का माध्यम अलसी का तेल है। फिल्टर किया हुआ पारदर्शी निर्वर्ण अलसी का कच्चा तेल इसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तैल चित्रण का प्रचलन यूरोप से हुआ और वर्तमान में यह विश्वव्यापी हो गया है। इस पद्धति का चित्रांकन स्थायी होता है। तैल रंग है, तैल रंग क्या है? जो ऑयल कलर होता है वो ओपैक होता है, अपारदर्शी। डिपर संबंधित है, डिपर किससे संबंधित है? डिपर का यूज करते हैं ऑयल कलर में, लाइक डिपर का शेप कुछ इस तरह होता है, इस तरह ये दोनों कंबाइंड होता है। और एक में लिंसीड ऑयल को ऐड करते हैं, दूसरे में टर्पेंटाइन ऑयल को, और इस तरह कुछ हमारा पैलेट होता है। इसी पैलेट में डिपर को साइड में ज्वाइन करते हैं और यहाँ कलर्स निकालते हैं, यहाँ फिंगर को टच करते हैं। डिपर तैल चित्रण का माध्यम है। तैल चित्रण अक्सर शुष्क तैल, वाष्पशील तैल और अन्य तैल माध्यमों का उपयोग करके वास्तविक चित्रण को चमकदार बनाता है, ब्राइटनेस। पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है? पेस्टल रंगों के लिए सबसे बेस्ट पेपर यूज होता है भूरा खुरदरा। भूरा खुरदरा लाइक ब्राउनिश रब टेक्सचर्ड पेपर होता है। और पेस्टल कलर्स का सबसे पहले खोज रुसुलवा कैरियोला ने किया। रुसुलवा कैरियोला। पेस्टल चित्रण के लिए खुरदरा व कड़ा धरातल अधिक उपयुक्त है। प्रायः विभिन्न धूमिल रंगतों को चित्रभूमि पर पेस्टल रंगों से चित्रित किया जाता है। निम्न में से शुष्क माध्यम कौन सा है? शुष्क माध्यम है पेस्टल कलर। देखिए वाटर ऑयल कलर में लिंसीड और टर्पेंटाइन ऑयल का यूज करते हैं। ऑयल वाटर कलर में वाटर का, एक्रेलिक में ऑयल और वाटर दोनों का यूज करते हैं। डिस्क्रिप्शन है, पेस्टल रंग शुष्क माध्यम है। इसमें रंगों की वर्तिकाएं होती हैं जिन्हें कागज पर रगड़कर चित्र बनाया जाता है। इस माध्यम का प्रयोग 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ।
ये दो तरह के पाए जाते हैं, लाइक शुष्क पेस्टल और तेल, लाइक ऑयल पेस्टल भी होता है और ड्राई पेस्टल, दो तरह के होते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ फोटोसेंसिटिव नहीं है? फोटोसेंसिटिव कौन सा नहीं है? कार्बोरेंडम नहीं है फोटोसेंसिटिव। डिस्क्रिप्शन है रेजिन, बिटुमन पाउडर तथा रेजिन फोटोसेंसिटिव है, जबकि कार्बोरेंडम नहीं है। ये तीनों हैं। बिना तुलिका की सहायता से कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? ऑफ कोर्स पेस्टल कलर। निम्न में से मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? मोम का प्रयोग कर बाटिक पेंटिंग में वैक्स का यूज करते हैं। डिस्क्रिप्शन मोम का प्रयोग कर बाटिक चित्र तैयार किया जाता है। बाटिक चित्रण एक प्राचीन कला है। इस चित्रण में पहले कपड़े पर पिघले मोम से आकृति बनाई जाती है। शेष हिस्सों को लाख 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 के रंगों से रंजित करने के बाद मोम द्वारा हटाया जाता है। इसे बंधक कहा जाता है। बंधक प्रयुक्त किया जाता है। बंधक मीन्स बाइंडर का यूज करते हैं बाटिक पेंटिंग में। बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है? बाटिक पेंटिंग में मोम का प्रयोग करते हैं। बाटिक पेंटिंग की जाती है। बाटिक पेंटिंग बेसिकली कपड़े पर की जाती है। भारत में रंगने की वह कौन सी विधि है जिसमें कड़वत पट्टियों को पैटर्न बनता है? कड़वत पट्टियों का पैटर्न बनता है। सो राइट आंसर इज बी, लहरिया। डिस्क्रिप्शन है लहरिया रंगने की एक विधि है जो मुख्यतः राजस्थान में मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले रंगरेज और नीलगर कार्य करते हैं। लहरिया बंधने के लिए सर्वाधिक कपड़े के विकर्ण या तिरछे कोनों को खींचकर बांध लगाया जाता है। बांधते समय कपड़े में रस्सी की तरह बल दिया जाता है। फिर इसे बीच बीच से धागे से डिजाइन के अनुसार बांधा जाता है। फिर मन चाहे रंग में रंग लिया जाता है और रंगे हुए कपड़ों को पीटा जाता है जिससे रंग अंदर तक पहुंच सके। बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में होता है? बोल्टिंग क्लॉथ का यूज करते हैं सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में। बोल्टिंग क्लॉथ का प्रयोग करते हैं सिल्क स्क्रीन छपाई में। यह स्क्रीन प्रिंट या सेरीग्राफ स्क्रीन के माध्यम से स्याही डालकर किया गया प्रिंटिंग है। यह एक स्टेंसिल टेक्निक है। 20वीं शताब्दी में यूरोप में स्क्रीन तथा बोल्टिंग क्लॉथ को वाहक के रूप में उपयोग करके स्क्रीन प्रिंटिंग का काम किया जाता था। वर्तमान समय में नायलॉन पॉलिस्टर को स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए मोनो फिलामेंट पदार्थ के रूप में सिल्क से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सेरीग्राफी किसका टेक्निक नाम है? सेरीग्राफी बेसिकली सिल्क स्क्रीन टेक्निक का नेम है। प्री प्रेस टेक्निक है। प्री प्रेस टेक्निक मुद्रण कला में यूज होता है प्री प्रेस का। प्री प्रेस मुद्रण की एक टेक्निक है जिसमें प्रिंटिंग से पहले तैयार किया जाता है जिसे प्रिंटिंग से पहले तैयार किया जाता है। प्री प्रेस से पहले मुद्रण के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके क्रियान्वित किए जाते हैं जैसे डिजाइनिंग, प्रिफिलमेंटिंग, प्रूफिंग, इम्पोजिशंस आदि।
मूल रूप से बाटिक कला किस देश की है? बाटिक कला जावा इंडोनेशिया की है। बाटिक कला का जन्म कहाँ और कब हुआ, इसके विषय में मतभेद है। इसका सबसे पहले प्राचीन नमूने 12वीं शताब्दी के हैं जो इंडोनेशिया के द्वीप जावा में पाए जाते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि जावा में ही इसका आविष्कार हुआ था। यह भारतीय पर्यटकों द्वारा वहां लाई गई थी, किंतु अधिकतर विद्वानों ने इंडोनेशिया में इस कला की उत्पत्ति का दावा करते हैं। किस माध्यम में स्टॉप मोशन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? स्टॉप मोशन का यूज किया जाता है एनिमेशन टेक्निक में। त्रिआयामी एनिमेशन में स्टॉप मोशन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। स्टॉप मोशन एनिमेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग एनिमेशन में स्थित वस्तुओं को स्क्रीन पर जीवंत करने के लिए किया जाता है। लिनोकट की प्रक्रिया का सही अनुक्रम बताइए। लिनोकट प्रक्रिया का सही अनुक्रम सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले लिनोकट में क्या करते हैं? ड्राइंग करते हैं, फिर कार्विंग करते हैं, देन इंकिंग एंड आफ्टर दैट प्रिंटिंग। सो सी इज राइट। वुडकट टेक्निक कौन सी कला के अंतर्गत आती है? वुडकट टेक्निक आती है छापा कला प्रिंट मेकिंग के अंतर्गत। डिस्क्रिप्शन है, वुडकट टेक्निक छापा कला के अंतर्गत है। भारत में वुडकट टेक्निक 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम कंपनी शैली के चित्रकारों द्वारा प्रचलित है। छापा चित्रण की 4 पद्धतियों में से रिलीफ प्रोसेस के अंतर्गत वुडकट एवं लिनोकट आता है। वो 4 प्रोसेस कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला है रिलीफ, दूसरा है इंटेग्लियो, तीसरा है प्लानोग्राफी और चौथा है सेरिग्राफी। रिलीफ में वुडकट और लिनोकट आते हैं, ये दोनों, ठीक है। उसके बाद इंटेग्लियो के 7 प्रोसेस हैं: प्लेटिंग, ग्रेविंग, ड्राई पॉइंट, एचिंग, एक्वाटिन, मेसोटिन, विस्कोसिटी एंड कोलोग्राफी। एंड थर्ड वन इज प्लानोग्राफी। प्लानोग्राफी के अंदर ओलियोग्राफी आता है और लिथोग्राफी आता है, और सिल्क स्क्रीन सेरिग्राफी। ये बस 4 प्रोसेस है प्रिंट मेकिंग के। यहाँ पे दिया है ना 4 पद्धतियां हैं, लेकिन इनके अंदर काफी सारे पार्ट हैं। वुडकट टेक्निक कौन सी विधि के अंतर्गत आती है? वुडकट टेक्निक बेसिकली रिलीफ प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है। ब्लैक फिगर टेक्निक किस कला में प्रयोग की जाती है? ब्लैक फिगर टेक्निक ग्रीक यूनान में प्रयोग की जाती है। डिस्क्रिप्शन है, ब्लैक फिगर टेक्निक का प्रयोग यूनान में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरुआत हुआ और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत के मध्य में प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग मिट्टी की गोलियों व कब्रों की दीवारों को सजाने के लिए किया जाता है। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई, ताल एक सिर है। किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप में कहलाती है। स्वतंत्र रूप में एक प्रमाण प्रोपोर्शन कहलाती है। डिस्क्रिप्शन, स्वर्डियम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्रण को किस अनुपात में रखा जाता है? 2.3 एंड 3.5। स्वर्डियम विभाजन सिद्धांत मीन्स गोल्डन सेक्शन का रूल्स देख लेते हैं। स्वर्डियम विभाजन सिद्धांत कागज पर चित्र को रखने उकेरने की शुरुआत फिबोनाची श्रेणी के अनुरूप सर्पिल घुमाव के साथ की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को 2.3 अनुपात में रखते हैं। फिबोनाची अनुक्रम 1 1 2 3 ये सारा नंबर है। उसके बाद ये वाला नंबर है आधुनिक प्रयोग में। फिबोनाची अनुक्रम के नाम पीसा के लियोनार्डो
फिबोनाची के नाम पर रखा गया। देखिए, ये यूक्लिड ने गोल्डन सेक्शन का जो रूल दिया था, उनका नाम था यूक्लिड। यूक्लिड बेसिकली यूनान से बिलोंग करते हैं, यूनान जर्मन के रहने वाले थे। इन्होंने सोडियम सिद्धांत का डिवाइडेशन बताया है। सोडियम विभाजन नियम है अनुपात का। सोडियम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया? गोल्डन सेक्शन रूल यूक्लिड के यूनान के कलाकार यूक्लिड। सोडियम विभाजन सिद्धांत ग्रीक के कलाकारों ने किया। सोडियम विभाजन सिद्धांत सुंदरता की व्याख्या करने का एक अलग सूत्र था, जिसे अलग अलग नामों के द्वारा जाना जाता है, जैसे डिवाइन प्रोपोर्शन, गोल्डन नंबर, गोल्डन मीन, गोल्डन सेक्शन। गोल्डन सेक्शन ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगा, वैसे सारे नाम इम्पोर्टेंट है। सोडियम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किन कलाकारों ने किया? गोल्डन सेक्शन का जो स्टार्टिंग किए थे वो यूनान के रहने वाले यूक्लिड के द्वारा किया गया। सोडियम विभाजन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्राचीन ग्रीक वासियों ने। सोडियम विभाजन सिद्धांत को स्थापित किए थे यूक्लिड। यूक्लिड का डिस्क्रिप्शन है, सोडियम विभाजन सिद्धांत का अनुपात यूक्लिड ने किया। प्राचीन यूनानी कलाकारों ने इस सिद्धांत के आधार पर ही अपनी कृतियों का निर्माण किए। यह सिद्धांत विभिन्न संभावनाओं से भरा हुआ है। द डार्क चैम्बर। द डार्क चैम्बर निम्न में से किसका सिद्धांत है? एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल के टीचर थे प्लेटो। अरस्तु ने कुछ ऑप्टिकल धारणाओं पर अपने समकालीन दार्शनिकों की तुलना में अधिक सटीक सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। एरिस्टोटल ने कैमरा ऑब्सक्यूरा का द्वितीय प्राचीनतम लिखित साक्ष्य का उल्लेख किए हैं। इस कैमरे या ऑपरेटर्स में एरिस्टोटल ने एक छोटे छिद्र कर डार्क चैम्बर को बनाया है, जिससे सूर्य का प्रकाश, रेज ऑफ लाइट, अंदर आ सके। इस प्रकार अरस्तु का जो कैमरा है वो डार्क चैम्बर के ही सिद्धांत पर आधारित है। और डार्क चैम्बर पेंटिंग किसकी है? म्यूरल डार्क चैम्बर काफी फेमस है, केजी सुब्रमण्यम। एरेना संबंधित है। एरेना किससे संबंधित है? एनिमेशन से। पीवीए का प्रयोग किसके लिए होता है? पीवीए मीन्स पॉलीविनाइल एसिटिक एसिड, पॉलिशिंग के लिए होता है। पॉलीविनाइल अल्कोहल का प्रयोग पॉलिशिंग के लिए होता है। इसका प्रयोग पेपर मेकिंग, टेक्सटाइल्स तथा कटिंग की विभिन्न श्रेणियों के लिए होता है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स छपने की सतह है। टेक्निक रूप में प्रिंट एक इमेज होती है जिसमें मैट्रिक्स से ट्रांसफर किया जाता है। मैट्रिक्स वास्तव में एक भौतिक सतह होती है। यह स्याही धरातल की होती है, अर्थात जिस पर छपाई की जाती है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। और वैसे देखिए, मैट्रिक्स में थोड़ा कंफ्यूजन है। काफ़ी जगह पे कुछ लोगों ने मैट्रिक्स का प्लेट सही करवाए हैं और एग्जामिनर छपने वाली सतह करेक्ट कराए हैं। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड की होती है? 24 सेकंड। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है। टेराकोटा
मिट्टी से बनाई जाती है। टेराकोटा तो क्ले ही होता है, मिट्टी। वस्त्रों के डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल है, सर्वाधिक लोकप्रिय फूल कुमुदनी का फूल है। देखिए डिस्क्रिप्शन में तो वर्तमान में चमेली, गुलाब तथा अन्य कई फूलों का मतलब अलग अलग पैटर्न्स को ड्रेसेस पे बनाए जा रहे हैं, लेकिन प्राचीन टाइम में कुमुदनी के फूल पर ही बनाया गया था। कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी में कौन से रंग सामान्यतः प्रयुक्त किए जाते हैं? जब कपड़े पर कोई पेंटिंग करते हैं तो एक्रेलिक कलर बेस्ड माना जाता है। वर्तमान में कपड़े पर की जाने वाली चित्रकारी सामान्यतः एक्रेलिक रंग का प्रयोग किया जाता है। हालांकि परंपरागत चित्रकारी के समय तैल रंग मीन्स ऑयल कलर का प्रयोग भी किया जाता था। पेस्टल रंगों के स्थायित्व हेतु प्रयोग किए जाने वाले तरल को किस नाम से जाना जाता है? देखिए पेस्टल कलर की बात हो रही है, तो पेस्टल कलर जब कर लेते हैं तो लास्ट में कुछ इस तरह का बॉक्स डब्बा होता है, फिक्सेटिव, लाइक फिक्सेटिव फिक्सर, फिक्सर होता है। फिक्सर को स्प्रे करते हैं पेस्टल कलर्स में, उससे पेस्टल कलर जो होता है डस्टिंग लाइक वो ड्राई होता है, उसे टच करेंगे तो फिंगर में ऐड हो जाता है, और ये फिक्सेटिव जब फिक्स कर देंगे तो अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। पेंसिल, चारकोल, पेस्टल आदि को स्थायित्व हेतु बाजार में तैयार जो पदार्थ मिलता है उसे ही फिक्सेटिव कहते हैं। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है वस्तु की स्थिति। बेसिकली टू टाइप्स के पर्सपेक्टिव होते हैं, रेखीय और वायवीय। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से वस्तु की स्थिति स्पष्ट होती है। इसके अंतर्गत निकटता और दूरी के आधार पर पास की वस्तुएं आकार में बड़ी व वर्ग में प्रखर तथा दूर की वस्तुएं आकार में छोटी वर्ग अस्पष्ट दिखाई देती हैं। दृष्टि लघुता का संबंध है दूर दृष्टि लघुता परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव से। अदृष्टि बिंदु का संबंध होता है। अदृष्टि बिंदु का संबंध किससे होता है? आंखों से या क्षैतिज रेखा से। सो राइट आंसर इज सी, ए और बी दोनों से। आंखों से भी होता है और क्षैतिज रेखा मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइंस, इस तरह की जो लाइंस होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू भी। फेज अल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किसके लिए होता है? फेज अल्टरनेटिव लाइंस का यूज होता है टीवी पर सूचना प्रसार हेतु के लिए। फेज अल्टरनेटिव लाइन यूरोप तथा विश्व के अन्य भागों में एनालॉग टीवी प्रसारण का मानक है, जिसके द्वारा रंगीन टीवी का प्रसारण संभव हुआ है। रेस्टर इमेज के संपादन कार्य कौन से प्रोग्राम से नहीं होता है? रेस्टर इमेज का संपादन कौन से कार्य से नहीं होता है? सो राइट आंसर इज सी, विजुअल बेसिक के थ्रू। चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन सा चित्रकार करता है? वर्णमाला का यूज करते थे पैब्लो पिकासो। पैब्लो पिकासो बिलोंग करते हैं क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट से। क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट यूरोप में पेरिस में चला था 1907 से लेकर 1925 तक। बेसिकली क्यूब घन्स को कैप्चर किया गया है यहाँ पर। उन्नीस सौ 12 से 15 के मध्य में पैब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्राक द्विआयामी तथा त्रिआयामी चित्रण का इन्होंने 2 डायमेंशनल सरफेस पर 3 डायमेंशनल क्रिएट किए थे। प्राइमावेरा क्या है? प्राइमावेरा एक चित्र है, और किसकी चित्र है? बोत्तिचेली की। बोत्तिचेली बिलोंग करते हैं अर्ली रिनेसेंस आर्टिस्ट, उनकी फेमस पेंटिंग है प्राइमावेरा।
लाओकुन क्या है? लाओकुन एक मूर्ति है। लाओकुन मूर्ति 1506 ईस्वी में रोम में खुदाई के दौरान मिली और इसे वेटिकन सिटी में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया। निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है? लिथोग्राफी पोस्टर के लिए सबसे ज्यादा फेमस रहे जूल्स चैरेट। जूल्स चैरेट लिथोग्राफी पोस्टर के लिए विख्यात है। जूल्स चैरेट को रंग लिथोग्राफी का पिता, फादर ऑफ लिथोग्राफी कहा जाता है। पोस्टर कला के लिए भी जाना जाता है। इन्हें आधुनिक विज्ञापन के लिए मास्टर कहा जाता है। इनकी पेंटिंग व्यावसायिक कला मीन्स अप्लाइड आर्ट के दायरे से बाहर थी। वे सभी साथी कलाकारों लाइक डिगा, माने की कला से प्रभावित थे। लिथोग्राफी ग्राफिक कला की एक विधा है। लिथोग्राफी का इन्वेंशन हुआ है 1797 या 98 के टाइम ड्यूरेशन, 96 या 98 के टाइम ड्यूरेशन में। इसके फाउंडर जन्मदाता हैं लिथोग्राफी के पाउल नहीं सेनेफेल्डर। सर सेनेफेल्डर सर सेनेफेल्डर लिथोग्राफी के जनक कहे जाते हैं। लिथोग्राफी किस कला की विधा है? लिथोग्राफी ग्राफिक कला की विधा है। लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ से पाया जाता था? बाबेरिया का चूना पत्थर सबसे सर्वश्रेष्ठ। देखिए 3 स्टोन्स होते थे, 3 पत्थर। एक होता था पीला पीला, दूसरा ग्रे होता था और तीसरा होता था ब्लू मीन्स नीला। नीला सबसे सर्वश्रेष्ठ नीला पत्थर माना जाता था लिथोग्राफी के लिए। वो कहाँ से आता था? तो वो बाबेरिया से आता था, बाबेरिया का चूना पत्थर। लिथोग्राफी का डिस्क्रिप्शन है। लिथोग्राफी छपाई का एक तरीका है जिसमें फ्लैट स्टोन या मेटल प्लेट पर स्याही द्वारा छपाई की जाती है। इस प्रक्रिया की खोज 1798 ईस्वी में जर्मन में स्थित म्यूनिख जर्मन से बिलोंग करते सर सेनेफेल्डर ने की, जिन्होंने छिद्रयुक्त बाबेरिया का चूना पत्थर से छपाई। बाबेरिया की क्यूरी या चूना पत्थर लिथोग्राफी के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। लिथोग्राफी की प्रिंटिंग सार्वजनिक रूप से 1818 ईस्वी में प्रकाश में आई, जब सेनेफेल्डर ने वेलेंस्टीन ए कंप्लीट कोर्स ऑफ लिथोग्राफी जब इन्होंने प्रकाशित की। कब किए थे? तो 1818 में। जॉन सेनेफेल्डर इन्होंने किसका आविष्कार किया? लिथोग्राफी का। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे प्रदर्शित है? सो राइट आंसर इज बी, गुफाओं में उकेरे गए चित्रों से। क्वेश्चन नंबर 217 है, टाइपोग्राफी का प्राथमिक साज सामान क्या है? तो देखिए टाइपोग्राफी बेसिकली एक स्क्रिप्ट है। टाइपोग्राफी रोटरिंग पेन से की जा सकती है। यहाँ पे ईजल से ही कराया जा रहा है। ईजल तो ऑयल कलर्स लाइक पेंटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो इस क्वेश्चन में मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है। मुझे तो राइट आंसर डी लग रहा है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कौन सा राइट है आपके अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोलोग्राफी प्रिंटिंग किसके अंतर्गत आता है? कोलोग्राफी प्रिंटिंग बेसिकली छापा कला के अंतर्गत आता है। कोलोग्राफी एक प्रकार का छापा कला है, एक प्रकार की छापा कला है। यह कोलाज के बुनियादी क्रिया के साथ मिश्रित किया जाता है। पूर्व वर्षों की स्मृतियों को सजोने के लिए यह बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, एक धरातल पर
विविध पोत के सामग्री को चिपकाकर, स्याही लगाकर, उस स्याही लगे धरातल पर कागज रखकर दबाए हुए छाप लेना क्या कहलाता है? इस तरह की पेंटिंग को कहते हैं, सॉरी, प्रिंटिंग को क्या, कौन सी प्रिंटिंग कहते हैं? कोलोग्राफी। सैलो द रिफ्यूजे क्या है? सैलो द रिफ्यूजे एक आर्ट एग्जीबिशन हुई थी, कला प्रदर्शनी। देखिए 1863 में आर्ट एग्जीबिशन हुई थी फ्रांस में, सैलो द रिफ्यूजे नाम से, जिसमें आर्टिस्ट एडवर्ड माने एडवर्ड माने की पेंटिंग लिंचोना ऑन द ग्रास पे काफ़ी मतलब आलोचना हुआ था। सैलो द रिफ्यूजे में 4,000 पेंटिंग एग्जिबिट थी। फिर इन पेंटिंग्स को रिजेक्ट कर दिया गया था, जिनमें से बाद में केवल 3600 पेंटिंग एग्जिबिट हुई।